देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14 और 14 भी मैंने क्वेश्चन आपको उस दिन समझा दिया था, ठीक है। तो आपका रह गया था, करने को रह गया था, तो 14 आप देखो। 14 उन्होंने क्या कहा है, द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, सिग्मा आपको दी गई है। द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस results due to low conductivity of the lower atmosphere in a current of only 1800 ampere over the entire globe if there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field. How much time would be required to neutralize the Earth's charge? उन्होंने कहा required to neutralize the Earth's surface. ठीक, अब क्या क्या वैल्यू दी है वो लिखो सब। डिस्कस मैं उस दिन क्वेश्चन ये समझा चुकी थी आपको, इसे रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम उस दिन भी बहुत गया था। तो अब देखो, एक तो रेडियस आपको दी, कितनी दी है रेडियस 6। पहले जो जो दिए हों उनको लिखो। क्वेश्चन जब भी डिफिकल्ट हो, समझ में नहीं आए, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना, इतना सोचो, लिखो। फॉर्मूले अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन इसमें दिया उन्होंने सिग्मा, सरफेस डेंसिटी। सिग्मा आपकी है 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर और करंट, डिस्चार्जिंग करंट आपको दी गई है 1800 एम्पियर और इसमें टाइम पूछा है आपसे, और एक इन्होंने इसमें वोल्टेज और दिया है 400 किलोवोल्ट। अब देखो, करंट दी है और टाइम पूछा है, तो करंट और टाइम का रिलेशन क्या है, केवल एक रिलेशन, I = Q/T। तो T आपका आ गया Q/I, ठीक। अब I तो आपको दिया हुआ है, अगर आप Q कैलकुलेट कर लेते हो किसी तरह कि अर्थ पे कितना चार्ज रिसीव हो रहा है, तो आपको सिग्मा दिया है, सिग्मा हो गया Q/एरिया, अब Q/4πr²। तो आप देखो, सिग्मा दिया है, रेडियस दिया है, तो सिग्मा टाइम्स 4πr²। तो क्वेश्चन भले ही लैंग्वेज ऐसी है कि नहीं आपको क्लियर हो रहा है कि क्या करना है, कैसे निकालें, क्वेश्चन क्या रहा है ना, इतनी बड़ी लैंग्वेज है। तो आप जो जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, अपने आप आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू कितना हुआ, सिग्मा टाइम्स 4πr² और अपॉन I। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली, इसमें प्लेस कर दी। अब वैल्यू आपको टाइम निकालने में, सिग्मा आपका है 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू पाई है 3.14 और R है 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट है आपकी 1800 और आंसर मैं दे रही हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये दिया है उनका 283.1 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है, इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 15 पढ़ो जल्दी। 15 में ए बी पार्ट है, आपके दो पार्ट हैं, ए पार्ट से ए एंड बी। देखो क्या कह रहा है, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मतलब सेल, सेकेंडरी सेल जो चार्ज हो जाते हैं, ऐसे सेल बैटरी जिसको बोलते हैं ना, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल है, एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेल जैसे टॉर्च का सेल होता है, पेंसिल सेल छोटा वाला, घड़ी में पढ़ते हैं, ये चार्ज नहीं होते, ठीक है। इनमें ड्यूरा सेल चार्जेबल है, बाकी हर सेल चार्जेबल नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर सेल्स, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? और उन्होंने क्या आपसे पूछा है, सेकेंड पार्ट, a secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and large internal resistance of 300 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive the starting motor of a car? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया सबने।
चलो लिखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो क्या क्या गिवन है। पहले 15 का ए पार्ट देखो। 15 के ए में आपको 6 सेल्स दिए हैं। और इन सबको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया था उन्होंने। सबका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लिख लिया नेगेटिव के पास, ये था। अब प्लस माइनस सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको दिख रहा है। सारे सेल से आई करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में गई, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो उन्होंने करंट पूछा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और एक उन्होंने टर्मिनल वोल्टेज सेल की पूछी है, तो इसको ए भी मान लो। और फिर ऐसा मैं हर क्वेश्चन में दोनों तरह से करके बताती हूँ। जो इस टर्मिनल की वोल्टेज होगी वही इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये प्लेन तार है। अगर ये ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी सेम हुआ, ये बी पॉइंट है तो ये भी सेम हुआ। बात समझ रहे हो? टर्मिनल वोल्टेज ए बी के अक्रॉस या एक्स वाई के अक्रॉस सेम होगी, और दोनों से आप निकाल के देखोगे आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले करंट। अब सीरीज में अगर आपको याद हो, मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कराए हैं, तो ईएमएफ तो ऐड हो गया n टाइम्स ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अकेला है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो गए, तो n टाइम्स आर। अब ये आपका आया 6 सेल से इंटू ई। एक सेल का कितने का था? एक सेल आपका है इसमें 2 वोल्ट का, ई आपका दिया है 2 वोल्ट, और स्मॉल आर दिया है 0.015, और कैपिटल आर इतने ओम। कैपिटल आर आपको दिया है 8.5 ओम, और निकालना क्या है? आई और टर्मिनल वोल्टेज ए बी के अक्रॉस या बी एक्स वाई के अक्रॉस, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम ही है। अब वैल्यू रखो, 6 इंटू 2, 6 सेल्स हैं, ईच सेल का वोल्टेज 2 है, ईएमएफ। आर आपका हुआ 8.5 प्लस 6 इंटू 0.015, ठीक है। तो अब देखो 6 2 जा 12, और ये आया 8.5 प्लस 15 6 जा 90, तो 0.090, और इसको जब आप ऐड करते हो तो ये आएगा 12/595.8, और इससे आप डिवाइड करोगे तो मैंने आंसर इसमें लिखा है 12/859 8.5, और ये 1.4 एम्पियर है। तो ये आपकी करंट आ गई 1.4 एम्पियर, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ठीक है। तो देखो निकाल के बताती हूँ, दो तरह से निकाल दूंगी। एक तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज ए बी, आप सेल से करंट ले रहे हैं तो ई ए बी माइनस आई आर ए बी, ठीक है। तो ई आपकी कितनी हो गई? 6 इंटू 2, क्योंकि टर्मिनल ए और बी पे निकालना है, तो ईच सेल की नहीं पूछी उन्होंने, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल्स, तो ए और बी के बीच में, और माइनस आई आपका 1.4 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 इंटू 6, क्योंकि 6 सेल का, तो ये हो गया 12 माइनस 1.4 इंटू 0.09, तो ये आपका 12 माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0.126, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11.9, ये एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लगभग आएगा, लगभग 9 वोल्ट, ठीक। अब आप और करके देखो, दूसरी तरह से निकालो। वी ए बी इज इक्वल्स टू वी एक्स वाई, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये दोनों तार प्लेन वायर है, तो जो टर्मिनल ये वही है, तो इस रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये पैरेलल वायर है, उतना ही सेल
या ए बी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज। ये बात बहुत ध्यान से समझना है। तो कुछ बुक्स इसको इससे निकालती, कुछ इससे। दोनों मेथड है, मैं इसलिए अभी तक जितने क्वेश्चन आए दोनों मेथड आपको करके बता रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। हाँ, अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो आप ये मैकेनिज्म नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर इसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो ये टर्मिनल इसके साथ आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, जब प्लेन वायर है तो प्लेन वायर का मतलब टर्मिनल का वोल्टेज सेम। तो अब आपका एक्स वाई कितना आया, आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप। अब आई आपका है 1.4 और आर आपका 8.5 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, 11.9, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आएगा, वैसे तो 11 इसका आंसर था। हाँ, 9 ही अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास लिखा है आंसर। तो भाई 8 करके कुछ आएगा, उसको अप्रॉक्सीमेटली मान लिया। ठीक है, ये तो ए पार्ट हुआ। अब बी पार्ट देखो, बी भी पढ़ लो, अच्छा पार्ट है, बी पार्ट भी बहुत आ रहा है। ये समझ में आ गया, डायग्राम बना के इसी तरह आपको करना है। देखो 15 का बी पार्ट, 15 का बी पार्ट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ बैटरी अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, यानी सेकेंडरी सेल का ईएमएफ दिया 2 वोल्ट, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस 300 ओम, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब उन्होंने कहा है कि व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब देखो ईएमएफ आपको दिया है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 300 दिया है। अब आपको मालूम है करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यही तो होता है। अब हमसे क्या कहा गया है, फॉर I मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम कब होगी, जब E मैक्सिमम हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मिनिमम हो। तो न्यूमरेटर तो E उन्होंने दे दिया कि आफ्टर लॉन्ग यूज इट्स वैल्यू इज 2 वोल्ट। ठीक है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन जो न्यूमरेटर को आप मिनिमम कर सकते हो। तो यानी फॉर I मैक्सिमम R प्लस स्मॉल r शुड बी मिनिमम। ठीक है, आप देखो मिनिमम का मतलब तो 0 होना चाहिए, पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो R तो जितना है वही आपको लेना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिनिमम कर 0 कर दो, क्योंकि इसको मिनिमम करने के लिए आपकी ये दोनों की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। पर इंटरनल तो जो गिवन है उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, तो वो तो 300 रहेगा ही। तो R को आप मिनिमम कर लो, बात समझ गए। तो ऐसे कंडीशन के लिए R को आप मिनिमम यानी 0 कर लो, क्योंकि R गिवन है स्मॉल r। तो अब I मैक्सिमम कितना हुआ, E अपॉन 0 प्लस स्मॉल r। अब ये आपका 2 वोल्ट है, ये 300 है, तो ये आ गया 1 अपॉन 150। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत कम करंट मिलेगी, 0.005 एम्पीयर मैक्सिमम करंट। अब इन्होंने इसका अगला पार्ट में आपसे देखो क्या कहा, उसी पार्ट में आगे कनेक्शन में क्वेश्चन भी से आगे दिया, कुड द कार सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। आपको पता है जिस समय कोई भी हैवी पावर वाली मशीनरी स्टार्ट होती है सबसे ज्यादा उसी समय करंट खींचती है, मालूम है। आपने देखा होगा एसी जिस समय ऑन होता है, जिस समय स्टार्ट होता है, मैक्सिमम करंट उस समय खींचता है, समझ लो। और उसके अलावा जैसे आप घर में समर है, अगर समरसेबल है, तो अगर आप समर को ऑन करते हो समरसेबल पंप को, तो आप देखो उस समय सब जिस समय एट द पॉइंट ऑफ स्टार्ट वो मोटर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचती है। और आपको पता है जिस समय आपकी कार स्टार्ट करते हो फ्यू सेकेंड्स के लिए 100 एम्पियर करंट लेती है, 100 एम्पियर, विच इज मच 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 ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो ये 2 वोल्ट का सेल कभी भी कार को स्टार्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, समझ लो। बहुत हाई करंट चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट हो जाए एक बार, फिर थ्रू आउट नहीं, फ्यू सेकेंड्स के लिए जब मोटर स्टार्ट लेती है उस समय 100 एम्पियर, ये याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
16 निकालो। Question number 16. Two wires of copper equal length, one of aluminium and the other of copper, have the same resistances. Which of the two wires is lighter? ये भी मुझे लग रहा है मैं करवा चुकी हूँ, एल्यूमिनियम और उसका क्या नाम है, कॉपर का करवा चुकी हूँ। मैंने एक्सरसाइज में शायद दिया था या चैप्टर में कहीं आया था तो मैंने करा दिया, मुझे ध्यान आ रहा करा दिया आपको। Hence explain why aluminium wire are preferred for overhead power cables. चलो पूरी कैलकुलेशन नहीं करूँगी, बता दे रही हूँ जिससे किसी बच्चे को अगर डाउट हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कर सको। ठीक है, बता देती हूँ, नोट करो पहले क्या क्या गिवन है। अब इसमें फॉर एल्यूमिनियम इसके लिए तो 1 सिंबल ले रहे हैं और फॉर कॉपर इसके सिंबल 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो L1 L हो गया, R1 तो इक्वल है, वो तो देखेंगे। L2 भी L है, दोनों की लेंथ इक्वल है। अब इसकी क्या क्या तुम्हें दिए, आपको दिए, देखो नोट करो। डेंसिटी 2.7, रिलेटिव डेंसिटी अगर दी हो तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो डेंसिटी हो गई। ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी ρ1 दिया गया है 2.63 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। ये आपको एल्यूमिनियम का दे दिया, इधर आप सारी चीजें कॉपर की रख लो। अब D2 आपको दिया है 3.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और ρ2 इज इक्वल्स टू 1.72 इंटू 10 टू पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा है विच वन इज लाइटर, कौन हल्का है? तो कंसेप्ट तो आपको मालूम ही है कि कॉपर से एल्यूमिनियम बहुत हल्का है। ठीक है, पर जब मैथमेटिकल वैल्यूज दी हैं तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि कौन सा लाइटर है। तो R1 इज इक्वल्स टू R2 ले लो, क्योंकि उन्होंने कहा रेजिस्टेंसेस इक्वल है। तो ये हुआ ρ1 L अपॉन A1 और ये हुआ ρ2 L अपॉन A2। अब L से L कैंसिल हुआ, ρ1 ρ2 गिवन है। एरिया अगर आपको गिवन होते A1 A2 तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से आप सॉल्व कर लेते। इस क्वेश्चन में अब एरिया आपको निकालना है। आपको मालूम है सिंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इससे आपको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो एरिया का फॉर्मूला यहां से निकालो, तो मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ और इसमें प्लेस करो मास। आपको जब मास अननोन है, मास निकालने से तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना लाइटर है या हैवियर है, तो m तो लाना ही पड़ेगा। डेंसिटी दी गई है और L आपका दोनों में इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ मास इनमें रखेंगे, तो ρ1, अब ये देखो एरिया क्या आया, m1 अपॉन d1 L, और ये हुआ ρ2 अपॉन m2 d2 L। तो L से L कट गया। ठीक है, तो आपका यहां से फॉर्मूला बना m2 अपॉन m1 या m1 अपॉन m2 लिख लो, किसके इक्वल आया, ρ1 d1 अपॉन ρ2 d2। और जब आप इनकी वैल्यू रखते हो तो मैं कैलकुलेशन बता दे रही हूँ, ये आ रही है 1.216। इसका मतलब है m2 इज 2.16 टाइम्स हेवियर देन m1। और आपसे पूछा है कि लाइटर कौन है, तो ये इतना टाइम्स इससे भारी है, तो m1 इज लाइटर देन m2। तो एल्यूमिनियम इज लाइटर, m1 आपने एल्यूमिनियम का लिया था, देन कॉपर। समझ गए? और उन्होंने अगला जो कंसेप्चुअल पार्ट इसमें ऐड किया वो इसी से रिलेटेड है।
उन्होंने क्या कहा है, देखो, हाँ, hence optic explain why aluminium wires are preferred for overhead power cables। जो हाई टेंशन लाइन में ऊपर तार जाते हैं ना, घरों की कनेक्शन नहीं तो कॉपर का होता है, जो बाहर होते हैं इतनी मोटी, एक पोल से दूसरे पोल तक, या वो सब किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के। ओवरहेड केबल को एल्यूमिनियम को क्यों प्रेफर करते हैं, अगर आप उसकी जगह कॉपर लगाओगे या लोहे के तार लगाओगे वो हैवी होंगे, कंडक्टर तो है पर हैवी है, तो नीचे ग्रेविटी के कारण वो नीचे लटकने लगेंगे, तो उनको सपोर्ट के लिए आपको पोल बहुत हैवी बनाने पड़ेंगे, पोल को बेस से साधने के लिए बेस बनाना पड़ेगा, तो कॉस्टिंग बहुत महंगी आती है, इसलिए हम ओवरहेड केबल इंस्टेड ऑफ हैवी मेटल, लाइटर मेटल एल्यूमिनियम के प्रेफर करते हैं, ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज लाइटर देन अदर मेटल्स, हेंस वी प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड केबल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप आओ 16 हो गया, 17 निकालो, चलो बोलो 17 क्वेश्चन समझो। वैसे तो बेवकूफ़ी का ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हो वो मैं तरीका बताती हूँ, कभी आया भी नहीं और आना भी नहीं चाहिए। उन्होंने अगर आप देखो क्या किया है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग observations on a register made of alloy magnin, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो रीडिंग से तो कंक्लूजन हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्या कहता था कि जो मैग्निन अलॉय थी, मैग्निन थी, 3 और बताई थी मैंने, याद है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटम, यूरेका, ये 4 थी, और इन चारों का मैंने फॉर्मूला बताया था कि इनका एक्सपेंशन कोफिशिएंट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम, इसलिए टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाओ, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रेनी सीजन हो, कोई भी हो, टेम्परेचर का कितना भी वेरिएशन हो, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, चारों पे टेम्परेचर के चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं इससे आप रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, बात समझ रहे हो। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट अगर आता है तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस किसका होता है, अलॉयज का, जिनके ऊपर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट नेग्लिजिबल है। गर्मी में जाड़े का टेम्परेचर वेरिएशन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। और जितने भी अलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, बहुत हाई नहीं, एक्सट्रीमली हाई नहीं, हाई होती है। कंडक्टिविटी लो होती है, इनका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा नेग्लिजिबल है। तो अब आप, ये तो मैंने कंसेप्ट की बात बताई जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब आप इसको चेक करो। अब अगर आप देखो तो आपकी करंट की वैल्यू 1 3 4 5 6 6 इधर दी है, 6 इधर, 12 करंट की वैल्यू दी है और पूरे टेबल में, और करस्पॉन्डिंग 12 ही आपको वोल्टेज दी है, ठीक। तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है। आप कोई सी भी 3 या 4 वैल्यू से रेजिस्टेंस निकाल लो। अब रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे, पहली वैल्यू ले लो, पहली वैल्यू चलो ले लो, पहला आई है 0.2 और वोल्टेज कितना है 3.96, तो आर कितना हुआ V अपॉन आई, 3.96 डिवाइडेड बाई 0.2, आप सॉल्व कर लो। इसी तरह अगली वैल्यू 1 2 छोड़ के ले लो, अगली 0.8 ले लो, आई है और करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है 15.7, तो R2 निकालो, 15.7 V अपॉन आई अपॉन 0.8, फिर R की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लो, देन आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस करो। फिर अगली आप एक और लास्ट ले लो, 2 ओम करंट है और वोल्टेज है 39.4, तो V अपॉन आई R3 निकाल लो। ऐसे इधर वाली टेबल से आप R1 R2 R3 12 वैल्यूज हैं, तो कम से कम 4 वैल्यू डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे पहले पॉइंट पे निकाल ली, बीच में से निकाल ली, एक इधर पहले निकाल ली, लास्ट निकाल ली, ऐसे 4 वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जो R1 V1 अपॉन I1, R2 कोई और वैल्यू है V2 अपॉन I2, R3 V3 अपॉन I3, R4 V4 अपॉन I4। तो जो R1 R2 R3 की वैल्यू आएंगी वो लगभग पहले डिजिट तो सब में सेम आएगी, आफ्टर डेसिमल भी एक डिजिट सेम होगी, सब सेकेंड डिजिट में वेरिएशन होगा। या चलो जैसे पहली डिजिट आई 2.6, अब दूसरी आपकी आई 2.67 या 2.71, तो नियरली इक्वल है,
तो आइडियल सिचुएशन में हम क्या मान लेंगे कि रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट है। और दूसरी चीज, जब V और I की किसी भी वैल्यू के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V और I प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो ग्राफ की वैल्यूज हैं वो लीनियर कंडक्टर को शो कर रही हैं, या वो ये भी प्रूव कर रही है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक रेजिस्टर आल्सो। अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर V इज प्रोपोर्शनल टू I। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तभी तो स्लोप कांस्टेंट होगा, और V और I का स्लोप इसका क्या बताएगा, कंडक्टेंस। जब कंडक्टेंस कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, और R कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये लीनियर कंडक्टर है। और थ्योरी में हम पढ़ ही चुके हैं कि मैग्नीन एक ऐसा अलॉय है जिसका टेम्परेचर वेरिएशन से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू से निकालना और वो भी डिवाइड कर करके वैल्यूज भी बहुत बेकार दी हैं। आपको ऐसी दी हो 2 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 2 आ गया हो 4 वोल्ट 2 एम्पियर, तो आप ओरली कर लो। अब इतनी बेकार वैल्यू में डिवाइड करोगे, निकालोगे, फिर कंक्लूड करोगे, तो ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, पढ़ लो आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी।